अध्याय 21 महिलाओं की स्थिति। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 105। आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। उत्तर। प्राचीन काल से लेकर आज तक देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार समाज में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आता रहा है। आर्यों के भारत आने के प्रारंभिक दिनों पूर्व वैदिक काल में स्त्री तथा पुरुषों को समकक्ष माना जाता रहा है और यह स्थिति लगभग उत्तर वैदिक काल तक चलती रही। स्त्रियां सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यों में बराबर की भागीदारी रही है। स्मृति काल में ब्राह्मण धर्म में आई कट्टरता के कारण और पुरुषों की अधिकार प्राप्ति की लालसा के कारण स्त्रियों को दायरा सीमित कर दिया गया और स्त्रियों को मात्र पुरुषों का आदेश मानने वाली अनुचरी बना दिया गया। मध्यकाल तथा मुस्लिम काल में भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। पाश्चात्य शिक्षा तथा जागरूकता के कारण अंग्रेजों ने स्त्रियों की स्थिति के सुधार के प्रयत्न किए, किंतु ये सुधार तभी किए गए जबकि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने इसकी मांग की। आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति। हिंदू स्त्रियों की स्थिति। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति गिरी हुई थी। उनको पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सवर्ण हिंदुओं में तो उनको घर की चारदीवारी से बाहर आना एवं स्वतंत्रता पूर्वक घूमने पर प्रतिबंध था। खेतीहारी, शिल्पी तथा कामदार जातियों की स्त्रियां पुरुषों के समान कृषि, शिल्पकला आदि के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक काम करती थी, किंतु उनके भी पुरुषों के अधीन ही काम करना पड़ता था। हिंदू समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा, विधवा विवाह न होना आदि अनेक ऐसी कुप्रथाएं थी जिनसे स्त्रियों की दशा शोचनीय बना दी थी। बाल विवाह के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और समाज में बाल विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। चूंकि विधवाएं दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, इससे समाज में अनाचार में वृद्धि हुई। बंगाल में इस प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। विधवाओं को सादा कपड़े पहनने पड़ते थे और सामान्य भोजन करना पड़ता था। उनको आदर्श जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कहीं कहीं पर तो उनको जबरदस्ती सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। राजपूतों में यह प्रथा प्रचलित थी। बंगाल में तो विधवा को अशुभ माना जाता था। उनको कुछ लोग तो धार्मिक स्थानों पर छोड़ आया करते थे। इस प्रकार विधवाएं जीवन भर यातनाएं सहती रहती थी। उस समय समाज में बहु विवाह का प्रचलन था। वास्तव में यह इन मुख्य तत्वों में से एक था जिनके कारण विधवाओं की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। यद्यपि आम लोगों में एक ही विवाह किया जाता था, किंतु राजघरानों, जमींदार आदि धनी उच्च घरानों में बहु विवाह प्रचलित था। हिंदू समाज में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। मंदिरों में अनेक कुंवारी कन्याओं को दान कर दिया जाता था। महाराष्ट्र, मद्रास, आधुनिक तमिलनाडु में इस प्रथा का अधिक प्रचलन था। मद्रास में देवदासियों को मंदिर की पुजारियों को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करना होता था। महाराष्ट्र में अनेक मजबूर कन्याओं को मंदिर के लिए समर्पित भावना से काम करना पड़ता था। उनको मुरालिस कहा जाता था। उनको जीवन भर अविवाहित रहना पड़ता था। युवा मुरालिस को व्यावसायिक नर्तकी के रूप में धनी लोगों के मनोरंजन के लिए काम करना पड़ता था, क्योंकि धनी लोग मंदिरों को भारी धनराशि दान में दिया करते थे।
अब इन कन्याओं की उम्र ज़्यादा हो जाती थी तो उनका जीवन नर्क बन जाता था। यह प्रथा उत्तर तथा मध्य भारत में भी अनेक स्थानों पर प्रचलित थी। यहाँ पर व्यावसायिक नर्तकियों को यवीन कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्त्रियों को घर से निकलकर बाहर शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में सामाजिक बंधन बाधक थे। राजघरानों, जमींदार आदि धनी वर्ग घर पर ही स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध किया करते थे, किंतु आम लोगों में न तो स्त्रियों को पढ़ाना उचित समझते थे और न उसकी कोई व्यवस्था थी। स्त्रियों को संबंध में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। संयुक्त परिवार की संपत्ति में इनका अधिकार लेश मात्र भी नहीं था। अविवाहित कन्या का संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार नहीं था। पृथक संपत्ति में उसका अधिकार लड़कों और विधवाओं के बाद आता था। विवाहित स्त्री को स्त्री धन के अतिरिक्त और किसी अन्य प्रकार के संपत्ति संबंधी अधिकार व्यावहारिक रूप में नहीं थे। स्त्रियां अपने पारिवारिक जीवन के संबंध में भी अनेक प्रकार के निर्योग्यताओं का शिकार थी। माता के रूप में स्त्रियों की स्थिति परिवार में कुछ अच्छी थी और वह भी उस अवस्था में यदि पिता का देहांत न हुआ तो। विधवा माताओं की अवहेलना भारतीय परिवार की एक सामान्य विशेषता रही। पत्नी के रूप में उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। पुरुषों की दृष्टि में वे दासी थी और पति उन्हें मारना पीटना तथा उनका अनादर करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। इसी प्रकार वधू के रूप में भी स्त्रियों की दशा पत्नी के सामने ही दयनीय थी। सास ससुर की सेवा करना उनका परम कर्तव्य माना जाता था और इस सेवा के बदले में वधू को सास के कटु अत्याचार पुरस्कार रूप में मिलते थे। पुत्री के रूप में तो स्त्रियों की स्थिति और भी चिंताजनक थी। उन्हें परिवार का एक बहुत बड़ा भार समझा जाता था और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह कर दिया जाता था। विवाह के संबंध में उनकी स्वीकृति, इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं उठता था। इतना ही नहीं, विधवा के रूप में चाहे वह विधवा वधू हो, लड़की या माँ, स्त्रियों की बहुत ही दुर्गति परिवार में होती थी। उन्हें परिवार में नीचे से नीचा कार्य करना पड़ता था और प्रायः दासी की तरह ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति। आधुनिक युग में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा अच्छी थी। मुसलमानों में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। उनका विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद ही हो सकता था। मुस्लिम स्त्रियों में विवाह तब तक नहीं हो सकता था जब तक लड़की की उस पर स्वीकृति न मिल जाए। लड़की की स्वीकृति बिना विवाह संभव नहीं था। मुस्लिम स्त्रियों को विवाह विच्छेद का भी अधिकार था, जिसको तलाक कहा जाता था। मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों को भार नहीं समझा जाता। मुसलमान लड़की का विवाह करते समय वर मूल्य दहेज देने की प्रथा नहीं है, बल्कि मेहर रूप में पति ही पत्नी को कुछ धन देता है। मुसलमानों में यदि कोई पिता अपनी बेटी का विवाह 15 वर्ष की कम आयु होने में भी कर देता था तो बालिग होने पर उस विवाह को मानने या न मानने का अधिकार लड़की को होता था। मुसलमान स्त्री को संपत्ति पर पुरुषों की भांति ही अधिकार होता था। मुस्लिम स्त्रियों की उपर्युक्त स्थिति अच्छी होने के बावजूद शिक्षा का अभाव और अत्यधिक पर्दा के कारण मुस्लिम स्त्रियां अपने अधिकारों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग नहीं कर पाती है और इस रूप में वे अनेक निर्योग्यताओं का शिकार बनी हुई है। धार्मिक कुसंस्कारों के कारण भी समाज में उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई थी। सामाजिक मेल मिलाप पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे।
कठोर पर्दा प्रथा के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उपरोक्त वर्णन से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय तथा उनका पर्याप्त शोषण हो रहा था। प्रश्न 106। आधुनिक काल में हिंदू स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर। वैदिक काल के बाद हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः गिरती ही चली गई, जिसका बहुत कुछ चरम रूप मुसलमानी राज्य काल में तथा अंग्रेजी शासन काल की प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है। इस पतन के एकाधिक कारण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला, ब्रह्मांडवाद। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म या ब्रह्मांडवाद स्त्रियों की स्थिति के पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि उपनिषद काल के बाद ब्राह्मणों ने जो सामाजिक व धार्मिक नियम बनाए, उनमें स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों की अपेक्षा गौण माना गया और धीरे धीरे उनके अधिकारों को छीन लिया गया। मनु ने पति को गुरु बताया और स्त्रियों का धर्म केवल पति की सेवा बताया। मुसलमानों के राज्य की स्थापना के बाद ब्राह्मणवाद ने एक नया रूप लिया। मुसलमानों के पास स्त्रियों की कमी थी, इस कारण हिंदू स्त्रियों से विवाह करने में उन्हें कोई संकोच न था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अर्थात मुसलमान हिंदू स्त्रियों से विवाह न कर सके। इस उद्देश्य से ब्राह्मणों ने विवाह संबंधी नियमों को अत्यधिक कठोर बनाया। एक ओर बाल विवाह को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर विधवा पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाया। साथ ही पर्दा प्रथा को लागू किया गया और सतीत्व के आदर्श को ऊंचा किया गया। इन सब कारणों से स्त्रियों की दशा गिरती ही चली गई, क्योंकि धीरे धीरे स्त्रियों ने भी ब्राह्मणों के इन आदर्शों को अपने जीवन में लागू करने में ही भलाई समझी। दूसरी, स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता। प्राचीन काल से ही पत्नी भरण पोषण के लिए अपने पति पर निर्भर रही है, इसलिए पति भर्ता कहलाता था। इसका मुख्य कारण यह है कि सदैव ही स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी करना पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता था। अतः आर्थिक मामलों में स्त्रियों को अपने पति पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण उन पर पुरुषों की प्रभुता अवश्यंभावी थी। वास्तव में इसी आर्थिक निरंतरता के कारण भी स्त्रियों की स्थिति अति निम्न थी। तीसरी, परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप। आरंभ से हिंदू परिवारों का पितृसत्तात्मक स्वरूप रहा है। पितृसत्तात्मक परिवार में बच्चों का वंश परिचय पिता के परिवार पर निर्भर होता है और विवाह के बाद पत्नी को पति के घर में जाकर रहना होता है। साथ ही पारिवारिक मामलों में तथा संपत्ति के विषय में संपूर्ण अधिकार पिता का ही होता है और वह ही परिवार को नियंत्रित तथा संगठित रखता है। परिवार के इस स्वरूप से ही स्पष्ट है कि ऐसे परिवारों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों की अपेक्षा स्वतः ही अधिक ऊंची होगी। चौथा, कन्यादान का आदर्श। प्रारंभ से ही हिंदू विवाह में कन्यादान के आदर्श को स्वीकार किया गया था। पिता को अपनी इच्छा से चुने हुए वर को अपनी कन्या को दान करना होता था। पिता या अभिभावक द्वारा दिया गया दान ही इस बात का द्योतक है कि पत्नी पर पति की प्रभुता होगी। पांचवा, कुलीन विवाह। कुलीन विवाह प्रथा की स्त्रियों की निम्न स्थिति होने का प्रमुख कारण है। इस प्रथा के अंतर्गत लड़की का विवाह अपने बराबर या ऊंचे कुलों में ही करना होता है, जबकि लड़कों को अपने से नीचे कुलों में विवाह करने की छूट है। इस प्रथा के कारण प्रत्येक पिता या अभिभावक अपनी लड़की का विवाह ऊंचे से ऊंचे कुल में करना चाहता है। जिसके भी ऊंचे कुलों के लड़कों
को प्राप्त करने के लिए लोगों में आपस में प्रतियोगिता सी होने लगती है। यह प्रतियोगिता प्रायः कटु रूप धारण कर लेती है और इस दौड़ में सामान्य दर्ज के माता पिता को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलतः लड़कियों के जन्म से ही लोग सामान्यतः घबराने लगते हैं। यह भावना भी स्त्रियों की स्थिति को नीचे गिराती है। छठा, बाल विवाह। स्त्रियों की स्थिति के गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण हिंदुओं में बाल विवाह प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। कम उम्र में विवाह होने के कारण एक ओर तो वे शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहती थी, दूसरी ओर पति उन पर सरलता से ही अपनी प्रभुता जमा लेने में सफल होते थे। इससे स्त्रियों की स्थिति स्वतः ही गिरती गई। सातवां, संयुक्त परिवार प्रणाली। श्री पडिक्कर के अनुसार स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त परिवार के कारण भी निम्न है। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ था। पुरुषों को ही संपत्ति संबंधी और अन्य सामाजिक अधिकार मिले होते हैं। स्त्रियों को दबाकर रखना पारिवारिक सम्मान समझा जाता है। बाल विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। ये सभी बातें स्त्रियों की स्थिति को नीचा गिराने में सहायक होती है। आठवां, अशिक्षा। अनेक दिनों में हिंदू स्त्रियों को शिक्षा देना अनावश्यक मान लिया गया। इस अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के संबंध में कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई, अपितु वे अनेक अंधविश्वास, कुसंस्कार और सामाजिक परंपराओं में इस प्रकार जकड़ गई कि उनसे उनका पीछा छुड़ाना स्वयं ही एक समस्या हो गया। बचपन से ही स्त्रियां पितृगृह में और पतिगृह में पति को देवता समझने और पूजने के उपदेश सुनती थी और घर की ही चार दीवारें के बीच रहकर सबकी सेवा करते हुए जीवन बिता देने को ये आदर्श कार्य मानती थी। यही एकमात्र शिक्षा हिंदू स्त्रियों को मिलती थी। इसी शिक्षा में उनका लाइन पालन होता था। 2 सहस्त्राब्दियों से हिंदू नारी इसी परंपरा में पल रही है, जो कि उसकी निम्न स्थिति का एक सुदृढ़ कारण बन गया। प्रश्न 107। वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर। वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति। पहला, सामाजिक स्थिति में सुधार। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। उनमें सामाजिक चेतना की आज एक नई लहर देखने को मिलती है। जो स्त्रियां किसी समय घर के बाहर तो दूर घर के दरवाजों या खिड़कियों में से बाहर झांक भी नहीं सकती थी, वही आज घर के बाहर जाकर नौकरी करती है, सिनेमा देखने जाती है, सीमित और संघों की सदस्य बनती है, पार्टियां का आयोजन करती है, क्लब जाती है और इसी प्रकार अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती है। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा रही है और नए तार्किक आदर्शों और मूल्यों को भी अपनाती रही है। पर्दा प्रथा अब प्रायः समाप्त ही हो गया है। दूसरा, परिवार और विवाह के संबंध में उच्च स्थिति। परिवार और विवाह के संबंध में आज भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक उच्च है। सन 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल विवाह का अंत कर दिया गया है। अब कोई भी माता पिता लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता। अब भारत सरकार ने इस न्यूनतम आयु को 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम के द्वारा दहेज लेना अपराध घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार सन 1955 के हिंदू विवाह तथा विवाद विच्छेद अधिनियम और सन 1954 के
विशेष विवाह अधिनियम ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी सरकार के प्रतिबंधों से दूर विवाह करने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी है, अंतर जातीय विवाह मान्य है और स्त्रियों को विवाद विच्छेद का भी पूरा अधिकार है। इसी कारण विधवा पूर्ण विवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है। तीसरा, उच्च आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च है। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, वे आज स्वयं भी जीविकोपार्जन कर रही है। वर्तमान भारत में स्त्रियां प्रायः प्रत्येक व्यवसाय करती हुई देखी जा सकती है। वे वकील है, प्रोफेसर है, अकाउंटेंट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस अधिकारी है, फैक्ट्री में मैनेजर है, जज है और यहाँ तक कि हवाई जहाज चालक भी है। सन 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के द्वारा हिंदू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री के रूप में पुरुषों के समान ही संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त हो गए। इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निश्चय ही स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। चौथा, शिक्षा के संबंध में सुधार। स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। पहले बहुत ही कम स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, परंतु आज स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। सन 1951 की गणना के अनुसार प्रत्येक 1000 स्त्रियों में केवल 79 स्त्रियां शिक्षित थी, परंतु 2001 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता 536.7 प्रति हजार तक जा पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 1964 से 65 से 10वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करके स्त्री शिक्षा के विस्तार में सराहनीय योगदान दिया है। पांचवा, राजनीतिक क्षेत्र में समानता। स्वतंत्रता से पूर्व तक सभी स्त्रियों को मत देने तक का अधिकार न था, परंतु आज भारत की प्रत्येक नारी को जिसने कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वोट देने का तथा स्वयं ही लोकसभा, विधानसभा आदि के सदस्य के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार है। इसके फलस्वरूप इस देश में स्त्रियों में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। आज स्त्रियां लोकसभा की सदस्य भी है और मंत्री भी। संसार के महानतम लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला होते हुए भी कई वर्षों तक आसीन रही। संविधान में नवीन संशोधन के अनुसार महिलाओं को स्थानीय निकायों के निर्वाचन में स्थान आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान समय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में सुधार या परिवर्तन के कारण। वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार या परिवर्तन हुए हैं। उनके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में अनेक प्रयत्न किए। शिक्षा के विस्तार के साथ साथ स्त्रियों में परंपरागत अंधविश्वास तथा संकीर्ण मनोभाव दूर होते गए और वे अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हुई। दूसरा, पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति से हमारा संबंध बढ़ने के साथ साथ भारतीय स्त्रियों में एक नई जागृति की लहर आई है। पाश्चात्य देशों में स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है और वहाँ स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर अपने अधिकारों का उपयोग करती है। यह सब देखकर यहाँ की स्त्रियां भी अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हुई। तीसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भारत में अगणित उद्योग
धंधे पनप गए जिनके कारण न केवल पुरुषों के लिए बल्कि स्त्रियों के लिए भी नौकरी के पर्याप्त अवसर बढ़ गए। इसके फलस्वरूप स्त्रियां भी पुरुषों की भांति घर से बाहर जाकर नौकरी करने लगी। वहां उनको पुरुषों के साथ भी काम करना पड़ा। इससे उनकी पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता घटी। अंतरजातीय और प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन मिला। पर्दा प्रथा घटी। साथ ही पुरुषों का स्त्रियों के प्रति मनोभाव भी पर्याप्त रूप में बदला। चौथा, प्रेस और यातायात व संचार साधनों में उन्नति। वर्तमान समय में प्रेस ने काफ़ी उन्नति की है, जिसके कारण नाना प्रकार की प्रगतिशील पुस्तिकाओं, समाचार पत्रों आदि का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण और वितरण संभव हुआ है। यह वितरण यातायात और संचार साधनों में उन्नति होने के कारण ही संभव हुआ है। इसके कारण अतिरिक्त यातायात और संचार के उन्नत साधनों ने देश और दुनिया की स्त्रियों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में भी सहायता प्रदान की है। इस सब के द्वारा अर्थात प्रेस, यातायात व संचार के साधनों के द्वारा नारी आंदोलन को चलाने, नारी समस्या के प्रति स्वस्थ जनमत निर्माण करने, नारी नेताओं के विचार दूर दूर तक फैलाने में जो सहायता मिली है वह भारतीय नारी की वर्तमान उन्नत स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है। पांचवा, अंतरजातीय विवाह। आधुनिक समय में सहशिक्षा और साथ ही स्त्री पुरुष को एक साथ नौकरी करने की सुविधा आदि ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रेम विवाह का विस्तार भारत में उत्तरोत्तर हो जा रहा है। इन प्रेम विवाहों में सामान्यतः जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता। इस प्रकार इन अंतरजातीय विवाहों से स्त्रियों का एक ओर समाज से संपर्क बढ़ता है और तो दूसरी ओर वर मूल्य प्रथा भी घट जाती है। इससे लड़कियों को परिवार का बोझ समझने की भावना का अंत होता है और परिवार में स्त्रियों की स्थिति सुधरती है। छठवां, वर मूल्य प्रथा। अत्यधिक वर मूल्य प्रथा का प्रचलन भी अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की सहायक ही हुआ है। मध्यम वर्ग के माता पिता के सामने वर मूल्य प्रथा की वृद्धि ने एक विकट समस्या उत्पन्न करती है। इससे एक तो विलंब विवाह हो रहे हैं, दूसरे जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता जब तक माता पिता लड़की को खाली बैठाने की अपेक्षा स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने भेजना उचित समझते हैं। इससे पढ़ी लिखी लड़कियों को वर भी जल्दी मिल जाता है और वर मूल्य भी कम देना पड़ता है। कभी कभी कुछ परिवारों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं नौकरी कर लेती है। सातवां, संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार सामाजिक परंपराओं का एक आखड़ा है जहां पर कि नाना प्रकार के अंधविश्वास और धार्मिक विश्वासों में जकड़े बड़े बूढ़े का जमघट होता है, जो किसी भी मूल्य पर पुराने तरीकों और विचारों को नहीं त्यागना चाहते हैं। इन बड़े बूढ़ों के विरोध के कारण भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार संभव नहीं होता था। साथ ही बाल विवाह भी एक रुकावट था, पर अब संयुक्त परिवार के धीरे धीरे टूटने से यह बाधा समाप्त हो रही है। आठवां, सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन। विभिन्न समयों पर हुए सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन ने भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में पर्याप्त योगदान दिया। प्रारंभ में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, महर्षि कार्वे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर एनी बिसेंट आदि के द्वारा चलाए गए आंदोलन स्त्रियों की स्थिति में सुधार के महत्वपूर्ण कदम थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया, अंग्रेजों के अत्याचार सहे और जेल गई। इससे स्त्रियों में एक नई चेतना, एक नई जागृति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, जो कि
आगे चलकर उनकी स्थिति को नए साँचे में ढालने में सहायक सिद्ध हुआ। 9वां, कानूनी सुविधा। स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में कानून की तरफ से भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि ने स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा करने में पर्याप्त सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सन 1971 में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करके स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रश्न 108, महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयासों का वर्णन कीजिए। अथवा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर, समाज सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं द्वारा स्त्री उद्धार के प्रयत्न। राजा राम मोहन राय का योगदान। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री उद्धार के लिए आवाज बुलंद की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध तीव्र आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में विधवाओं को जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। उस समय अधिकतर हिंदुओं की धारणा थी कि स्त्रियों में चरित्र की अनेक दुर्बलताएं होती है, इसलिए यदि विधवाओं को जीवित रहने दिया जाए तो उनका चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सती प्रथा को अच्छा माना जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस तर्क को निराधार ठहराया। उन्होंने सिद्ध किया कि स्त्रियों में अनेक गुण होते हैं, वे अधिक सहनशाली तथा धीरजवान होती है। राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि शास्त्रकारों ने पुरुषों को एक स्त्री की जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी है। उदाहरण के लिए, महिला पत्नी बांझ हो, दुष्चरित्र हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, अपव्ययी हो अथवा अविश्वसनीय हो तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, किंतु सामान्य तौर पर उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्त्री उद्धार के प्रयत्न। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री उद्धार के लिए बंगाल में जबरदस्त आंदोलन चलाया। उन्होंने हिंदू शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध किया कि विधवा विवाह शास्त्रों के अनुकूल है। विधवा विवाह पर ईश्वरचंद्र ने एक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक ने समाज में क्रांति पैदा कर दी। समाज का रूढ़िवादी वर्ग इस पुस्तक को पढ़कर स्तब्ध रह गया। इनके इसका घोर विरोध किया। उन्होंने भारतीय विधायिका में विधवा विवाह के संदर्भ में कानून बनाने के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर 17 नवंबर 1855 में विधायिका के एक सदस्य जेपी ग्रांट ने एक विधेयक रखा। इस विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में असंख्य हस्ताक्षर युक्त याचिकाएं सभा के समक्ष भेजी गई, जिनमें अधिकांश पक्ष में न होकर विरोध में थी। देश में इतना विरोध होते हुए भी उस विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसको 26 जुलाई 1856 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब यह देखा कि सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बहुविवाह के विरुद्ध एक खुले धर्म युद्ध का सूत्रपात किया।
प्रार्थना समाज द्वारा स्त्री उद्धार के कार्य। प्रार्थना समाज ने भी स्त्रियों की दशा सुधारने की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे ने किया। उन्होंने अंतरजातीय विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने पंढरपुर में विधवाश्रम की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1861 में विधवा संघ की भी स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज द्वारा स्त्री उद्धार के कार्य। स्वामी दयानंद तथा आर्य समाज ने स्त्री उद्धार के लिए अनेक प्रयत्न किए। आर्य समाज सिद्धांत रूप में स्त्री पुरुष और समस्त मानव समाज की स्थापना में विश्वास करता है। स्वामी दयानंद जी ने स्त्रियों पर बाल विवाह, वृद्धा विवाह, अनमेल विवाह से होने वाले सामाजिक अत्याचारों से निपटने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने का प्रयत्न किया। दयानंद स्त्री शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देने पर बल दिया। दयानंद ने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। विवाह के संबंध में दयानंद ने स्त्री पुरुष की आयु का भी निर्धारण किया है। विवाह में लड़की की उम्र कम से कम 16 तथा पुरुष की उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। स्त्री को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष को सारी आयु साथ साथ व्यतीत करनी है। उन्होंने बहु विवाह का विरोध किया था और कहा कि पुरुषों को एक स्त्री होते हुए दूसरा विवाह करना अनुचित है। वेदों के अनुसार एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होना वांछनीय है। दयानंद ने दहेज प्रथा का भी डटकर विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। महात्मा गांधी द्वारा स्त्री उद्धार के कार्य। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्रियों के संबंधित सामाजिक बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का आग्रह किया कि स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना था कि स्त्रियों पर ऐसे कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए जो पुरुषों पर न लगाए जाते हो। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे कि स्त्रियों के सतीत्व के लिए उन्हें बंधन में बांधना आवश्यक है, किंतु गांधी जी साम्यवादियों और समाजवादियों की भांति इस पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर छोड़कर बाहर के जीवन में पुरुषों से प्रतियोगिता करें। घर का जीवन पूर्णतः स्त्री का कार्य क्षेत्र है। इस प्रकार गांधी जी स्त्रियों के समान अधिकारों के समर्थक थे, किंतु समाज सुधार के लिए यह आवश्यक नहीं समझते थे स्त्रियां पुरुषों के समान कार्य करें। सर सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रयत्न। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम स्त्रियों की दशा सुधारने का भी प्रयत्न किया। मुस्लिम समाज में जो बुराइयां आ गई थी, उनकी अहमद खां ने खुलेआम आलोचना की। उनका कहना था कि स्त्रियों को पर्दे के अंदर बंद करके रखने से मुस्लिम समाज का भला नहीं हो सकता। उनको आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। सर सैयद स्त्रियों को अंग्रेजी शिक्षा देने से पक्षपाती थे। उनको रूढ़ियों में जकड़कर रखने से मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ जाएगा। सर सैयद ने सामान्य रूप से बहु विवाह का समर्थन नहीं किया। वे विशेष परिस्थितियों में ही बहु विवाह के पक्ष में थे। अन्य समाज सुधारकों द्वारा स्त्री उद्धार के प्रयत्न। भारत में अन्य अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया। उदाहरणों के लिए केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उद्धार के लिए 1860 ईस्वी में संगत सभा नामक संगठन की स्थापना की। स्त्रियों में चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाश
किया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया। उनके प्रभाव स्वरूप ही 1872 का सिविल मैरिज एक्ट बना। दूसरे, महादेव गोविंद रानाडे ने भी स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने विधवा विवाह संघ की सदस्यता ग्रहण की, जिसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। रानाडे ने इस संगठन का समर्थन स्त्रियों की भलाई के लिए किया था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष की उम्र से पहले विवाह नहीं होना चाहिए। तीसरे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं में स्त्रियों के गुणों की प्रशंसा की है। वे स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिलाने के पक्षपाती थे। स्त्रियों में महान नैतिक शक्ति होती है, उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब समाज में उनका सम्मान हो। चौथे, स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए ऐसी शिक्षा देने की मांग की जिससे स्त्रियां स्वावलंबी, नैतिक तथा समाज की उपयोगी सदस्य बन सके। स्त्रियों में आध्यात्मिक शक्ति तथा अनेक ऐसे गुण होते हैं जिनसे वे अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकती है। इस प्रकार के गुणों को शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल कॉलेज की मांग की। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। निवेदिता बहन ने विवेकानंद की सहायता से बंगाल में अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उपर्युक्त सुधारकों के अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई रानाडे, आनंदीबाई जोशी आदि ने भी स्त्री उद्धार अनेक संस्थाओं का निर्माण किया और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए सफल प्रयत्न किए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 109, हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति की तुलना कीजिए। उत्तर, हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में तुलना। पहला, मुस्लिम कानून के अनुसार सामान्यतः स्त्रियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद ही होना चाहिए, अर्थात बाल विवाह की स्वीकृति मुसलमानों में नहीं है। इसके विपरीत परंपरागत रूप में हिंदुओं में स्त्रियों के विवाह की कोई भी निम्नतम आयु निश्चित नहीं है। धर्मसूत्रों में तो रजोदर्शन से पूर्व ही कन्या का विवाह कर देने का निर्देश है। दूसरा, इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह विवाह का समझौता तब तक पूरा नहीं समझा जा सकता जब लड़की अपनी स्वीकृति न दे, अर्थात विवाह के लिए लड़की की स्वीकृति आवश्यक है, परंतु हिंदू कन्याओं को विवाह के संबंध में इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा, विवाह विच्छेद के संबंध में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ अधिकार इस अर्थ में प्राप्त है कि खुला और मुबारक ये दो विवाह विच्छेद के ऐसे सामाजिक तरीके हैं जिनमें से प्रथम में पत्नी की इच्छा पर और द्वितीय में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हो सकता है। इसके विपरीत परंपरागत रूप में हिंदू स्त्रियों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। विवाह विच्छेद के बारे में तो सोचना भी हिंदू नारी के लिए पाप तुल्य समझा जाता है। प्रश्न 110, वर्तमान काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, भारत में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार। दूसरा, पाश्चात्य संस्कृति। तीसरा, औद्योगिकरण। चौथा, प्रेस और यातायात व संचार साधनों में उन्नति। पांचवा, अंतरजातीय विवाह। छठा, वरमूल्य प्रथा।
7वां संयुक्त परिवार का विघटन। 8वां सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन। 9वां कानूनी सुविधा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला, 19वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति अ गिरी हुई थी, ब गिरी हुई नहीं थी, स स्थिति उच्च थी, द स्थिति सामान्य थी। दूसरा, हिंदू स्त्रियों की निम्न स्थिति का कौन सा कारण था? अ ब्रह्मवाद, ब स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, स कन्यावाद का आदर्श, द उपर्युक्त तीनों। तीसरा, वर्तमान समय में भारतीय नारी की स्थिति में सुधार या परिवर्तन का कौन सा कारण है? अ स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार, ब पाश्चात्य संस्कृति, स औद्योगिकरण, द उपर्युक्त तीनों। चौथा, सती प्रथा समाप्त करने के लिए निम्न में से कितने प्रयत्न किए? अ राजा राम मोहन राय, ब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स राणा डे, द महात्मा गांधी। उत्तर, पहले का अ, दूसरे का द, तीसरे का द, चौथे का अ।